नमस्कार दोस्तों, बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। बिहार में कोरोना की रफ्तार थमने के साथ ही बुधवार से अनलॉक 1 शुरू हो गया। लगातार 35 दिनों के बंद के बाजार खुल रहे हैं। ऐसे में बाजार में भीड़ ना हो, इसे ध्यान में रखकर सरकार ने दुकानों को 3 श्रेणियों में बांटा है और खोलने का आदेश दिया है। पहली श्रेणी में प्रतिदिन खुलने वाली दुकान है, जिसमें किराना दुकान, डेयरी, मिल्क बूथ, फल सब्जी मंडी प्रमुख है। दूसरी श्रेणी की दुकानों में सैलून, पार्लर, इलेक्ट्रॉनिक दुकानें, पंखा, कूलर, मोबाइल शॉप, ऑटोमोबाइल वर्कर्स और सर्विसिंग सेंटर को शामिल किया गया है। अगली खबर दोस्तों, दरभंगा से मानसून आने के पहले ही दरभंगा में बाढ़ का तांडव शुरू हो चुका है। बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। कुशेश्वर स्थान में केवट गामा और पछियारी गांव के बीच कमला बलान नदी पर बने अप्रोच रोड का एक हिस्सा नदी में डूब गया। लोहे के बने इस अप्रोच रोड के डूब जाने से इस प्रखंड की 8 पंचायतों की 80,000 की आबादी का आवागमन ठप हो गया। रास्ता पार करने के लिए नाव ही लोगों का सहारा बन गई। कमला बलान नदी पर बने पुल का पश्चिमी भाग वाला संपर्क पथ और एक घर नदी में समा गया है। साथ ही दोस्तों, दानापुर व्यवहार न्यायालय से मंगलवार को फरार 7 आरोपियों ने 24 घंटे के अंदर कोर्ट में समर्पण कर दिया। न्यायालय में समर्पण के बाद उन्हें पुलिस कस्टडी में लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया है। मंगलवार को दानापुर व्यवहार न्यायालय से ऑनलाइन सरेंडर करने के बाद पेशी को लेकर आए 7 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज होने के बाद वो फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि उन्हें ये उम्मीद थी कि सरेंडर करने पर कोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, रोहतास में पिछले 10 वर्षों से फरार चल रहे हार्डकोर नक्सली निवास सिंह उर्फ संजीव को रोहतास पुलिस और एसएसपी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली रोहतास जिले के दरिया गांव थाना क्षेत्र कुसमी गांव का रहने वाला है। गिरफ्तार नक्सली 2011 में अपने सहयोगियों के साथ नोहट्टा थाना अंतर्गत नीमहत गांव के बुद्धन राम राजवंशी से लेवी की मांग की थी। पुलिस दबिश बढ़ी तो वह फरार हो गया। रोहतास एसपी ने इसकी पुष्टि कर दी है। साथ ही दोस्तों, पटना में 2 दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद बुधवार की सुबह थोड़ी राहत मिली है। सुबह से ही हवा के साथ शुरू हुई बारिश 2 घंटे से जारी है। मौसम विभाग ने पटना सहित राज्य के 11 जिलों को अलर्ट जारी किया है। यहाँ तेज हवा के साथ बारिश व वज्रपात का खतरा है। मौसम विभाग ने पटना, जहानाबाद, सारण, सीवान, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, नवादा, नालंदा को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मध्यम बारिश के साथ वज्रपात का खतरा मंडरा रहा। साथ ही दोस्तों, स्टूडेंट लीडर दिव्या गौतम ने 64वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा क्रैक किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने सफलता पाई है। दिव्या दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन है और वह सुशांत से बहुत प्रभावित रही है। साथ ही दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका के बीच पटना एम्स में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वैक्सीन ट्रायल के दौरान 20% बच्चे ऐसे पाए गए जिनमें एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन बच्चों की कोरोना की कोई हिस्ट्री नहीं है। ऐसे में अगर बच्चों में एंटीबॉडी का आंकड़ा यही रहा तो तीसरी लहर इनके लिए उतनी खतरनाक नहीं होगी जितनी आशंका जताई जा रही है। साथ ही दोस्तों, बांका के एक मदरसे में मंगलवार को ही बम ब्लास्ट की घटना की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन पुलिस अपनी जांच पूरी करती उससे पहले ही नेताओं ने इस पर राजनीति शुरू कर दी। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बिहार में सभी मदरसों और मस्जिदों को बंद करने की मांग कर दी है। भाजपा विधायक की इस मांग से विपरीत जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने ऐसा बयान देने वाले नेताओं को पागल खाने भेजने की मांग कर दी है। वैसे तो कुछ दिनों पहले दानापुर शहर और दियारा को जोड़ने वाला पीपा पुल टूट गया था। दियारा की 7 पंचायतों के 2 लाख लोगों के आवागमन का यह माध्यम है। उस पुल को जोड़ने का काम चल रहा है। बुधवार को पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने दानापुर की पूर्व विधायक आशा सिन्हा के साथ इस पुल का निरीक्षण किया और पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अधिकारी अभियंता मोहम्मद खुर्शीद को निर्देश दिया कि 2 दिनों के अंदर पीपा पुल को चालू किया जाए। वहीं दोस्तों, एक दिन पहले दलित अत्याचार का मुद्दा उठाने वाले भाजपाइयों को मांझी ने पेट दर्द का मरीज बताया था, तो बुधवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव को पेट दर्द का मरीज बता दिया। जायसवाल का कहना है कि बीपीएससी का रिजल्ट देखकर तेजस्वी यादव के पेट में दर्द हो रहा है और उनकी माने तो गरीब पिछड़ों के सामान्य वर्ग के बराबर पहुंचने से तेजस्वी यादव को अपनी राजनीति खतरे में नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जनगणना में पिछड़ों और अति पिछड़ों की गिनती नहीं किए जाने पर फिर सवाल उठाया और उन्होंने मंगलवार रात 2019 के ट्वीट को रीट्वीट किया है। कहा कि केंद्र सरकार जनगणना में कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सियार, सुअर सब की गिनती करती है, तो पिछड़े और अति पिछड़ों की गिनती करने में क्या परेशानी है। और उन्होंने पूछा कि जनगणना में एक अलग जाति का कॉलम जोड़ने में क्या दिक्कत है। क्या जातिगत जनगणना करेंगे तो 10% की 90% पर हुकूमत की पोल खुल जाएगी।
भाजपा ने बिहार में दलित अत्याचार का मामला बढ़ने का आरोप लगाया तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार की तरफ से भाजपा को कड़ा जवाब दे दिया। सत्ताधारी पार्टियों के इस आरोप प्रत्यारोप के मामले में हम नेता जीतन राम मांझी नीतीश सरकार के लिए ढाल बनकर सामने आए। भाजपा के आरोपों को मांझी ने दलित मुस्लिम एकता की वजह से वह पेट दर्द बताया है। वहीं राजद प्रमुख लालू यादव की बहुत इच्छा है कि इस बार 11 जून को अपना जन्मदिन पटना में मनाएं, लेकिन अभी तक यह फाइनल नहीं हो पाया है कि वो 11 जून को पटना में रहेंगे कि नहीं। जानकारी है कि उनके डॉक्टरों ने अभी इसके लिए हरी झंडी नहीं दी है। हालांकि वॉच किया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है। वैसे तो बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट पर जमकर सियासत हो रही। विपक्ष से आधार बनाकर सरकार को फेल साबित करने में जुटा है तो सत्ता पक्ष अब इसे विशेष राज्य का दर्जा मांगने का आधार बना रहा। लेकिन इन सब के बीच नीति आयोग की रिपोर्ट कुछ और कह रही। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार आगे बढ़ा है। ये अलग बात है कि यह तरक्की केवल 2 अंक की है। इतने ही अंक की प्रगति तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और असम ने भी की है। वहीं तो बांका के उन थाना के नौटोलिया स्थित मदरसा में मंगलवार को विस्फोट हो गया। तेज धमाका होने की वजह से मदरसा का भवन पूरी तरह से जमींदोज हो गया। भवन का एक हिस्सा सड़क की दूसरी तरफ गिर गया। इस मामले में इस धमाके में 4 लोगों के घायल होने की सूचना है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच कर रही है। आखिर विस्फोट किसने किया और कैसे हुआ, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। साथ ही दोस्तों, बिहार में कोरोना के वैक्सीनेशन में बिहार की महिलाएं पुरुषों से काफी पीछे है। पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर 9.5 लाख का है। राज्य में पटना टॉप पर है और जागरूकता के मामले में स्थिति काफी ठीक है। इसके बाद भी 1,24,000 महिलाएं पुरुषों से पीछे है। बिहार में अब तक कुल 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है, जिसमें पुरुषों की संख्या 51 लाख है और महिलाओं की संख्या 41 लाख है। बिहार में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज में भी बड़ा अंतर है। हालांकि अंतर इसलिए क्योंकि पटना के साथ कुछ ही जिलों में कोवैक्सीन का टीका दिया जाता है। साथ ही दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ बिहार में पहला आवेदन पटना के पत्रकार नगर थाने में दे दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही। थानेदार का कहना है कि जांच के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। दूसरी तरफ आईएमए बिहार के 50 अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। आईएमए बिहार राज्य के सेक्रेटरी और सहज सर्जरी कंकड़बाग के डॉक्टर सुनील कुमार ने यह मुकदमा दायर किया है। अगली खबर दोस्तों, कैमूर से। कैमूर जिले में शराब की तस्करी बरस्तूर जारी है। कैमूर जिला बिहार और यूपी के बॉर्डर पर होने के कारण उत्तर प्रदेश से शराब तस्कर लगातार शराब की खेप बिहार में ला रहे हैं। शराब तस्कर की पूर्व सूचना पर मोहनिया पुलिस ने शराब भरी बोलेरो को जब्त किया। साथ ही गाड़ी चला रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम रजनीश सिंह है और यह सासाराम का रहने वाला है। साथ ही दोस्तों, पूर्णिया में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जाप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार चल रहा। चरणबद्ध आंदोलन के तहत पूर्व में जेल भरो अभियान के बाद अब जाप समर्थक जल सत्याग्रह कर रहे। मंगलवार को जाप संरक्षक पप्पू यादव की बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सौरा नदी में सिटी मंदिर घाट पर जल सत्याग्रह किया। जल सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष बबलू भगत ने कहा कि पप्पू यादव की रिहाई नहीं हुई तो जल समाधि ले लेंगे। वहीं तो शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की प्रतीक्षित ट्रांसफर पॉलिसी तो ला दी है, लेकिन अब इसको लेकर कई सवाल उठने लगे। शिक्षक संघों ने कहा है कि वो शिक्षा विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी और संबंधित अफसरों को संशोधन के लिए पत्र लिखेंगे। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि ट्रांसफर के मुद्दे सहित 7 सूत्री मांग पर 78 दिनों की हड़ताल की गई थी और फिर से हड़ताल करेंगे। अगली खबर दोस्तों, गया से। गया जिले के मोहड़ा प्रखंड के घाघर जंगल से घाघर गांव को हटाने का अभियान मंगलवार को बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में शुरू हुआ। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोक झोंक और धक्का मुक्की के बाद जेसीबी से अस्थायी व अस्थायी अतिक्रमण हटाने में पुलिस व प्रशासन जुट गया। अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हुई। मौके पर बड़ी संख्या में महिला जवान को भी तैनात किया गया। साथ ही दोस्तों, कोविड-19 महामारी के शिकार लोगों को पोस्ट कोविड परेशानी दिख रही है। किसी को खांसी रह रही तो किसी को बहुत कमजोरी। लोग अन्य तरह की परेशानियों के शिकार भी हैं। कुल मिलाकर कंफ्यूजन की स्थिति है और मरीजों में यह डर बना रहता है कि उनका कोई ऑर्गन बहुत कमजोर तो नहीं हो गया। कोरोना भविष्य में 4-5 साल बाद कुछ बड़ी दिक्कत तो नहीं दे देगा शरीर में। इन समस्याओं के समाधान के लिए जय प्रभाव मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पोस्ट कोविड के मरीजों के लिए इलाज की व्यवस्था की गई है। साथ ही दोस्तों, बिहार बोर्ड ने सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई के कक्षा 6 में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आज से बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट देखा जा सकता है। http://secondary-bihar-board-online.com पर जाकर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कक्षा 6 के लिए बिहार बोर्ड ने
मुख्य परीक्षा 30 जनवरी को आयोजित की थी। मुख्य प्रवेश परीक्षा में 60 छात्राएं शामिल हुई थी। वहीं तो अगली खबर गया से गर्मी के दिनों में पेयजल के संकट से जूझने वाले जिले के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। पेयजल के लिए गांव से लेकर शहर तक परेशान होने वाले लोग इस गर्मी में पानी के लिए बेहाल नहीं होंगे और उनका हैंडपंप और मोटर धोखा नहीं देगा। कारण धरती का पेट इस बार पानी से कुछ भरा भरा सा है। जिले का जलस्तर इस बार बहुत हद तक बेहतर है। ऐसा हम नहीं बल्कि पीएचडी के अधिकारी कर रहे हैं। साथियों दोस्तों, 4 चरणों के लॉकडाउन के बाद अब बिहार में अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई। 8 जून तक लॉकडाउन है, इसके बाद 9 जून से अनलॉक शुरू होगा। ये अनलॉक अचानक नहीं होगा, धीरे धीरे से खोला जाएगा। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान अब मंगलवार 8 जून को हुई होगा। सोमवार को सीएम नीतीश ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की है, लेकिन अनलॉक की गाइडलाइन पर फैसला नहीं हो सका। मंगलवार सुबह 11 बजे फिर मीटिंग होगी। उस दौरान अनलॉक में दी जाने वाली छूट पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। दोस्तों, बिहार की खबरों में आज के लिए इतना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको बिहार से